हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु सिंह है और मैं आज आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें से हर साल कम से कम 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, उसका मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूं। मैं 2 वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा। जो 10-10 मिनट की वीडियो होंगे उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा। तो हम लोग बात करें वो चैप्टर की, तो वो चैप्टर जो हम आज टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मनी। मनी वैसे तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत होता है क्योंकि उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो हम लोग बात करें तो हम लोग ये मेरे पास लिस्ट है जिसके हिसाब से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसको हम लोग 2 वीडियो में, अपने आने वाले 2 वीडियो में हम लोग पूरा पूरा चैप्टर को कवर कर लेंगे। बात करें इस लिस्ट में जो जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम, फिर हम लोग लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मनी के बारे में जानेंगे कि मनी क्या होता है, उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ मनी पढ़ेंगे, मतलब कि मनी का क्या क्या फंक्शन है, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मनी, कितने प्रकार की मनी होती है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ मनी, मतलब कि मनी कैसे आया, उसका इवेल्युएशन कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनी सप्लाई, और उसके बाद से हम लोग फीचर ऑफ मनी सप्लाई भी पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग हाई पावर्ड मनी के बारे में भी पढ़ेंगे। और पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा, इस पूरे वीडियो में आपको पूरे बुक की, पूरे चैप्टर की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। अगर हम लोग बुक के हिसाब से आपको बताएं और आपको एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन लिखनी है, तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। आपको पूरा एकदम यही लिख कर आइएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। क्या होगा, आप लोग लिखिएगा, डिफिनीशन की बात करिए, ये पूरा एनसीईआरटी का डिफिनीशन है। लिखिएगा कि बार्टर सिस्टम रिफर टू द सिस्टम इन विच गुड आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स, एन इकोनॉमी वेयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। हम लोग बात करते हैं तो जहाँ पर बार्टर सिस्टम की अगर बात करें, समझने की बात है कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गुड्स जो है गुड्स के लिए एक्सचेंज होता है। मान लीजिए मुझे दाल चाहिए और किसी को चीनी चाहिए, और मेरे पास चीनी है और उसके पास दाल है, तो हम लोग जब अपने गुड्स का आदान प्रदान करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो इसको ही कहते हैं बार्टर सिस्टम। और जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम चलता है उस इकोनॉमी को बार्टर इकोनॉमी कहते हैं, यानी कॉमोडिटी इकोनॉमी, जिसको आप लोग बुक में पढ़े तो सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। बार्टर सिस्टम है तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। बात करें लिमिटेशंस की, तो मेनली 4 लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम की। कौन कौन सी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट, लैक ऑफ कॉमन मेजरिंग वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बात करते हैं, पहले बात करते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। मान लीजिए मुझे दाल चाहिए था और उस व्यक्ति को चीनी चाहिए था। मेरे पास फिलहाल में तो चीनी था और उसके पास भी दाल था, तो हम लोगों का तो डबल कोइंसिडेंस, मतलब कि हम लोगों का दोनों एकदम इकट्ठा हो गया, हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होगा। मान लीजिए किसी को सोना चाहिए और मेरे पास सोना नहीं, मान लीजिए कि किसी को दाल चाहिए, मेरे को ही मान लीजिए दाल चाहिए या उसको चीनी चाहिए, मेरे पास चीनी नहीं है, अब मुझे दाल चाहिए, तो मैं तो उससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में हमारा बैठा नहीं, हम लोग एक्सचेंज कर नहीं पाएंगे। तो इसी लिमिटेशंस को कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर आप लोग इसका डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट रिफर टू द स्टिमुलस फुलफिलमेंट द म्यूचुअल वांट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों की वांट्स को पूरा हो जाए, मतलब कि जो उसको चाहिए वो भी मिल जाए, जो मुझे चाहिए वो भी मिल जाए। इस ऐसी अवस्था को ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। दूसरा बात करते हैं दूसरी लिमिटेशन की, तो दूसरी लिमिटेशन जो है उसका नाम है कि लैक ऑफ कॉमन मेजरिंग वैल्यू। कॉमन मेजरिंग वैल्यू क्या होता है? पहले के ज़माने में क्या होता था कि ऐसे होता था, बार्टर सिस्टम तो चलता ही था। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप मेरी बकरी ले लीजिए या मुझे सोना दे दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स प्राइस नहीं था, उसका कोई फिक्स रेट नहीं था, जिसकी वजह से लैक ऑफ कॉमन मेजरिंग होता था, उसका कोई वैल्यू नहीं था। जैसे अब तो है, तो सोना है 2400 रुपये कैरेट ऐसे करके है, एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई गोट लेके सोने के बदले गोट ले लेता था, शिप के बदले कोई चावल ले लेता था, मतलब ऐसे ही कॉमन मेजर, कोई बिना मेजर के चीज़ें एक्सचेंज हो जाती थी। बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू की, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में जो गुड्स थे वही जो क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, उन्हीं के जरिए गुड्स का आदान प्रदान होता था। तो
हम लोगों को जैसे पता है कि गुड्स को बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय के बाद तो खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब वो अपना क्या होता है, अपना वैल्यू खोने लगते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 2 क्विंटल चावल है, और 2 क्विंटल चावल है और उसके पास अभी एक्सचेंज वैल्यू है, वो किसी से भी एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन उसका मान लीजिए 1.5 साल बाद वो खराब हो गया, तब तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी को दें तो वो तो लेगा नहीं आपसे एक्सचेंज में। तो इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर अगर आप डिफिनीशन की बात करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन में आप लोग लिख सकते हैं कि लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स अंडर द बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर गुड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Many goods are perishable in their nature, and it is impossible to store goods for the long period of time. After some time, they are going to lose their value. So, ये आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। आप अपने बुक में भी जो डिफिनीशन है उसको भी लिख सकते हैं, ये भी डिफिनीशन सही है, वो भी डिफिनीशन सही है। अगर अगर आपके बुक की डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी हमारी, तो हम लोग बुक की डिफिनीशन की बात कर रहे थे। तो अगर आप बुक की डिफिनीशन को लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, तो बुक की डिफिनीशन में आप लोग लिखेंगे अंडर द बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर गुड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द गुड आर परसेबल एंड देयर स्टोरेज रिक्वायर ह्यूज स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनको स्टोर करके रखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल भी होता है। क्या होता है कि बहुत से गुड्स होते हैं जो, तो अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत ही से गुड्स होते हैं जो कुछ समय बाद ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि सारे फार्मर एक बराबर नहीं है। वो लोग क्या कर, इनकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो इनको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल बात है। अब हम बात करेंगे लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट क्या, फ्यूचर पेमेंट मनी, मान लीजिए मुझे जो गुड्स चाहिए था, अभी तो मैं उधार पे किसी से गुड्स ले लिया, अब मैंने उसे वादा कर दिया कि भाई मैं कुछ दिन बाद आऊँगा, आपको पूरा पैसा दे दूंगा, और पूरा पैसा तो था नहीं उस समय, पूरा गुड्स दे दूंगा और एग्जैक्ट वही नेचर का गुड दूंगा। तो आप उस गुड्स को ढूंढने के लिए निकल गए, आपको वो गुड्स ढूंढते ढूंढते बहुत समय लग गया और आपको वो गुड नहीं मिला, मिला भी तो एग्जैक्ट क्वालिटी का नहीं मिला। तो यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट की प्रॉब्लम होती है। अगर आप बुक की डिफिनेशन को लिखना चाहें तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं, वो भी बहुत ईजी। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि अंडर द बार्टर सिस्टम borrower is not able to arrange the exact quality of the good which is required by the seller। जो सेलर को चाहिए था वही एग्जैक्ट क्वालिटी का गुड उसको हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या होता था, इसकी वजह से फ्यूचर पेमेंट की प्रॉब्लम होती थी। ये पूरा क्या होता है, ये फ्यूचर पेमेंट मतलब कि आज मैं आपसे उधार ले रहा हूँ, कल मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन उस समय पैसा कहाँ था, पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था तो क्या होता था, उस समय गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो अब मान लीजिए जब मैं एग्जैक्ट क्वालिटी का गुड सेलर को दूंगा नहीं तो कैसे वहाँ पे फ्यूचर पेमेंट सेटिस्फाई कहाँ से हुई। तो ये चार जो थे ये लिमिटेशंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चार लिमिटेशंस थे। अगर अब हम लोग अपने नए टॉपिक जिसका नाम है मनी के बारे में बात करेंगे कि मनी होता क्या है। आप अगर बुक की डिफिनेशंस को लेके चले तो आप लोग मनी के बारे में क्या लिख सकते हैं, मनी इज एनीथिंग विच एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्ड वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डाफर पेमेंट। मतलब ये पूरा एनसीईआरटी का डिफिनीशन है। इसको अगर आप लिख कर आते हैं आपका आधा नंबर तक कोई नहीं काट सकता। ये पूरा एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मनी की। तो मनी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब फंक्शन ऑफ मनी, आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन ऑफ मनी का बस नाम जानेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी क्या है, पूरा डिफिनीशन जान लेंगे। फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, मेनली 4 प्रकार के फंक्शन ऑफ मनी होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजरिंग वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डाफर पेमेंट। ये एक बात और है कि ये जो चारों फंक्शंस हैं यही आउटकम भी है। बार्टर सिस्टम के सॉल्यूशंस के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि बताइए कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि वहाँ पे आप लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं, ये एग्जैक्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमन लैक ऑफ कॉमन मेजरिंग वैल्यू के बारे में आप लोग उसका सॉल्यूशन लिखना है तो कॉमन मेजरिंग वैल्यू की डिफिनेशन लिखेंगे। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू तो स्टोर ऑफ वैल्यू की आप डिफिनेशन फंक्शन में लिखेंगे। लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डाफर्ड पेमेंट।
तो आज के वीडियो में हम लोग को इतना ही जानेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ मनी, टाइप ऑफ मनी के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो देंगे, और मनी सप्लाई और फीचर ऑफ मनी, ये जो चारों टॉपिक हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।